Hello IIT JEE and NEET aspirant. This is Anant Arya from Anant Gyan Extra Educare, directed by ex-faculty of Alan Akash, Bansar Classes and Career Point. Today I am going to start a new chapter, that is gravitation of class 11th. In this chapter, at first I am going to talk about some important aspects about this gravitation. So जैसे न्यूटन सर ने कहा था कि किसी भी दो पार्टिकल के बीच में, ब्रह्मांड में किसी भी दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है. जैसे कि एग्जांपल है, जैसे सेब ऊपर, जैसे पेड़ पे से सेब नीचे गिरा तो उसमें क्या ग्रेविटेशन का रोल आता है. हम लोग जब है ना सीढ़ी पर क्लाइंब करते या हिल पे क्लाइंब करते तो वहाँ पर ज़्यादा हम लोग को वर्क डन या तो एनर्जी ज़्यादा लगता है क्लाइंब करने में, बिकॉज हम लोग ग्रेविटेशन को अपोज कर रहे हैं. वहाँ पे ग्रेविटेशन नीचे और हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो हम लोग को ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है. और साथ ही साथ जैसे कोई भी एरोप्लेन टेक ऑफ करता है या रॉकेट ऊपर जाता है आसमान में, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ जाता है क्योंकि वो ग्रेविटेशन को अपोज करता है. तो और साथ ही साथ जैसे अर्थ पे ग्रेविटेशन ज़्यादा है, लेकिन जो मून पे है, मून पे ग्रेविटेशन कम होता है. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मास का भी रोल आ रहा है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल लॉ में पढ़ेंगे. तो बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है. Gravitational force, the force of attraction between the two particles with mass in the universe is called gravitational force. अब ये gravitational force, ग्रेविटेशन है, ये एक फोर्स ही है. दो बॉडी के बीच में कोई भी फोर्स, ये एक फोर्स ही है जो कि दो बॉडी में के बीच में होता है, और वो दो बॉडी के बीच में मासेस भी बहुत ज़रूरी है, दैट इज मास के साथ होना चाहिए. सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे आते हैं. दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये जो टॉपिक, इट स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स every each other particle with a force that is directly proportional to the product of their masses and they are inversely proportional to their square of the distance. तो ये जो बोल रहे हैं, ये एक फोर्स है that is directly proportional to the product of the two particle masses. Like if this is the mass 1 m1 and this is the m2, ये अगर m1 है और ये m2 है और दोनों के सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस d है, या इसको r लेके चलते हैं, r है, ये m1 particle and this is the m2 particle. So this universal law of gravitation states that the force lies between these two particles is directly proportional to their product of their masses, as well as the force is inversely proportional to the square of the distance, that is r square. तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं. इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं. इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं. मतलब जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा फोर्स क्या होगा, कम होते जाएगा. जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जाएगा फोर्स कम होते जाएगा. जैसे अब जब ये इन दोनों की बात करेंगे या डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस, दो बॉडी के बीच के डिस्टेंस की बात, दो बॉडी के बीच में डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो अब ये दो इक्वेशन आता है, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये जो दोनों को कंबाइन करने के बाद जो इक्वेशन आता है, ये आता है दैट इज m1 m2 बाई आर स्क्वायर. मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो बॉडी के बीच में लाई कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मासेस पे है. जितना ज़्यादा मास होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा. एज वेल एज ये इनवर्स रिलेटेड है विद द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल. अब जैसे हम लोग जानते हैं इनवर्स, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हम लोग साइन हटाते हैं उसके साथ हम लोग इक्वल, तो उसके साथ एक कांस्टेंट आता है, इसके साथ एक कांस्टेंट आता है, दैट इज f इज इक्वल्स टू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर. ये जो g है यहाँ पे, ये इक्वेशन फाइनली इक्वेशन आता है फ्रॉम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से. ये जो g है, ये इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं. ये g को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर g को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है g इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर
स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है जी का। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यही वैल्यू होता है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हाँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका वैल्यू कैसे है जी, वहाँ F इक्वल टू जी एम एम M1 M2 बटा आर स्क्वायर, यहाँ बाई आर स्क्वायर। अब ये जो जी है, अब इसका अगर ये जो यूनिट कैसे आया, अगर ये जानना है तो जी को यहीं पर आने देंगे, बाकी सबको m1 m2 नीचे आएगा, दैट इज यहाँ पे केजी स्क्वायर नीचे आ गया और रेडियस ऊपर आर स्क्वायर ऊपर आ गया, दैट्स वाई न्यूटन मीटर, ये रेडियस स्क्वायर ट्वाइस हुआ इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू निकाला गया है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर हमको डायमेंशन जानना है तो डायमेंशन, इसका डायमेंशन होता है g इज इक्वल्स टू m-1 L3t-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ये हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है। अगर आप लोगों ने मेरा डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन का वीडियोस नहीं देखा है, वहाँ पे जाके इसको देख के आप लोग समझ सकते हैं डायमेंशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हुआ डायमेंशन। और यहाँ पे एक नोट करने वाला बात है कि इट इज़ वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट मासेस ऑब्जेक्ट, पॉइंट मासेस ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। तो ये जो वैलिड है पॉइंट मासेस, और ये जो है इट एक्ट्स अलोंग ये सेंटर टू सेंटर एक्ट अलोंग करता है, इट एक्ट्स अलोंग द सेंटर टू सेंटर, तो सेंटर से सेंटर, तो ये इट एक्ट्स अलोंग सेंटर टू सेंटर बिटवीन द टू मासेस, ये सेंटर टू सेंटर बिटवीन टू मासेस। और ये जो फोर्स है, ये लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स, जो पार्टिकल को सेंटर है ये लाइन जॉइन कर रहा है जो पार्टिकल्स, ये ऐसे नहीं लग सकता है, ना कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं लग सकता है, ये सीधा ही रहेगा। ये लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। तो यही हुआ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। I am going to discuss about the vector form of gravitational force। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में जो फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का के बीच में जो वेक्टर फॉर्म है उसको अभी बताते हैं। जैसे दो पार्टिकल m1 है और m2 है, ठीक है, m1 पार्टिकल और m2 पार्टिकल, ये जो इन दोनों के बीच में मान लेते हैं r डिस्टेंस है, r डिस्टेंस लिए इन दोनों पार्टिकल के बीच में, तो ये जो m2 है ये r1 को खींचेगा ये m2 पार्टिकल r1 को खींचेगा, तो ये इसको हम डिनोट करेंगे बाई f, बाई वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में होगा f ऑन किस पे, ये f यहाँ पे फोर्स ऑन m1, फोर्स किस पे लग रहा है, m1 पे लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, m2 के द्वारा लग रहा है, तो फोर्स ऑन m1 बाई m2, इसको ऐसे डिनोट करेंगे। इसको हम यहाँ पर भी लिख दिए, F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन m1 बाई m2। ये m2, ये जो बॉल है या तो ये कोई मास है, पार्टिकल है, ये m1 पे फोर्स लगा रहा है, इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ऑन m1 बाई m2 लिखेंगे। अब ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, अब जो ये m1 पार्टिकल है, ये m1 पार्टिकल इस m2 को यहाँ खींचेगा, तो ये इधर फोर्स लगा रहा है, मतलब लेफ्ट साइड फोर्स लगा रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लेफ्ट साइड फोर्स अगर लगा रहा है तो हम लोग इसको लिखेंगे F21। क्यों लिखे F21? F21 का लिखने का मतलब है फोर्स ऑन m2 पे किस पे फोर्स लग रहा है, m2 किसके द्वारा, m1, तो m1 m2 पे फोर्स लगा रहा है, दैट्स वाई आई हैव रिटन F21, ये समझना है। और यहाँ पर आगे हम लोग R12 और R21 का यूज़ करके अभी समझाते हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर इसको वेक्टर फॉर्म में लिए है, तो यहाँ पर दो पार्टिकल है, ये पोजीशन वेक्टर, ये r1 पोजीशन वेक्टर है, ये r2 पोजीशन वेक्टर है। अब ये इतना तो जानते हैं, वेक्टर, अगर मेरा वेक्टर का वीडियो नहीं देखे तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है दोनों के बीच में, तो ये होता है r2 माइनस r1 वेक्टर, या इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल r, ठीक है, ये मतलब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस हुआ। तो लेकिन डायरेक्शन वाइज अगर देखा जाए, डायरेक्शन वाइज, तो ये दो पार्टिकल है, ये m2 पार्टिकल है, ये पार्टिकल m2 है, और ये पार्टिकल क्या है, m1 है। ये m2 पार्टिकल जब m1 को खींचेगा तो फोर्स उसको डिनोट करेंगे F12, बिकॉज फोर्स ऑन वन m1 पे लग रहा है, फोर्स ऑन m1 बाई m2 तो इधर लगा रहे, और डायरेक्शन कहाँ लग रहा है,
इस तरफ डायरेक्शन लग रहा है, तो ये जो यूनिट कैप है, पहले ये एक और बात समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि जो आर वेक्टर हम लिखते हैं वो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये आर कैप जो है वो डायरेक्शन को डिनोट करता है। ये दिस इज ए यूनिट वेक्टर। तो ये आर, अगर आपने मेरा वेक्टर का वीडियो नहीं, लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, ये सब समझ में आएगा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर M2, अब ये इसको खींचेगा। अब यहाँ पे ये दिमाग लगाना है, R21 ये कैप में ये डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। R21 कैसे लिखे ये समझना है। R21 कैसे, 2 1 मतलब किस पे, और 2 1 फ्रॉम 2, तो वेक्टर ये जो डिस्टेंस है 2 1 1 से 2 तक, 1 से 2, 1 से ये 2 तक आ रहा है डिस्टेंस। यहाँ देखिए यहाँ एरो भी दिया हुआ है, तो 1 से 2 आ रहा है, इसलिए हम R21 ये यूज़ किए। और ये 2 से 1 जा रहा है ये आर वेक्टर, तो ये इसको हम लिए 1 2, ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। अब आते हैं मेन पॉइंट, दैट इज F12। F12 इज इक्वल्स टू, F12 मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑन पार्टिकल M1 बाई M2, फोर्स ऑन पार्टिकल M1 बाई M2। ये M1 पे जो पार्टिकल M2 फोर्स लगाएगा वो इज इक्वल्स टू GM1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस, या तो सिंपल हम लोग कहे कि R21 वेक्टर लेके चलते हैं। ठीक है, R21 वेक्टर लेके चल रहे, क्योंकि क्यों, बिकॉज R21 हम इसलिए लेके चल रहे, 2 1 हम किस पे, 2 1 फ्रॉम 2, तो इनटू उसके बाद डायरेक्शन भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ डायरेक्शन मल्टीप्लाई करेंगे तो R21 कैप में R21 आएगा। तो ये F12 हो गया वेक्टर फोर्स का। अब F21 लगाएंगे तो F21 के अपोजिट डायरेक्शन में, तो GM1 M2 बाई आर स्क्वायर R12 लेंगे और इंटू R12 का कैप करेंगे। यहाँ पे एक और बात अगर हम लोग यहाँ देखें, अब ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर F12 इज इक्वल्स टू GM1 M2 बाई, यहाँ पे R, इसको सिंपल हम लोग R भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है कि R को हम मैग्नीट्यूड के अंदर, अगर हमको मैग्नीट्यूड डिनोट करना है तो R के ऊपर हम वेक्टर, तो ये दोनों बात एक ही हुआ, तो हम जस्ट यहाँ पे R भी लिखेंगे तो चलेगा। R इंटू आर कैप लिख रहे हैं, आर कैप। यहाँ पर जानते हैं कि R वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इंटू इट्स डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड, अब ये R कैप है तो हम यहाँ पर वेक्टर R इज इक्वल्स टू R, दैट इज मैग्नीट्यूड R इंटू आर कैप लिख रहे हैं। तो आर कैप को हम ये लिख सकते हैं, आर कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी को इस पे इसको यहाँ पे यूज करेंगे, तो R वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर आर कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर R अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। इसको कैसे करेंगे, GM1 M2 बाई R, ये स्क्वायर था यहाँ पे, तो R, अब एक इसको जब लिखेंगे तो ये इसका वैल्यू क्या होता है, वेक्टर R अपॉन R, तो R स्क्वायर इंटू R हो जाएगा क्या मेरे पास, GM1 M2 बाई R क्यूब या मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू ये वेक्टर R एक यहाँ पे, तो इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म हम लोगों ने समझा। वेक्टर फॉर्म 1 2 और F21 से जो होता है ये समझा, जो कि दोनों अपोजिट होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। मतलब F12 जो फोर्स लग रहा है और F21 इधर फोर्स लग रहा है, दोनों अपोजिट फोर्स है, बट मैग्नीट्यूड वाइज है तो दोनों सेम है। और दूसरी बात, जो R21 कैप है, दोनों का देख रहे हैं, R21 इधर है, R12 इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का डायरेक्शन इसलिए यहाँ नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। तो दिस फॉर्म ऑफ फोर्स आर एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये हम लोगों ने समझा कि वेक्टर फॉर्म कैसे होता है ग्रेविटेशनल फोर्स में। Now I am going to discuss about the problems related to the gravitational force or the universal law of gravitation. तो universal law of gravitation में एक बेस्ड क्वेश्चन है, if the masses of the two bodies, मतलब दो बॉडीज मासेस है, एक मान लेते हैं M1 of if the masses of the two bodies are doubled and the distance between their center is quadrupled। तो पहले इनिशियल क्या इसका केस है, इनिशियल केस है कि M1 मास है और ये M2 मास है, M1 मास है और ये M2 मास है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इनिशियली वो R है। ठीक है, ये कहा जा रहा है, मतलब इन दोनों फोर्स अगर इन दोनों मास के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको लिखेंगे तो ये आएगा GM1 M2 बाई R स्क्वायर।
और यहाँ पर अब नेक्स्ट केस में, ये केस में पहले तो ये, उसके बाद बोल रहा अब क्या हो गया है, इफ द मासेज ऑफ द टू बॉडीज आर डबल्ड, और मास क्या हो गया, डबल हो गया, मतलब अब यही जो मास है m1 और m2, ये m1 मास है वो डबल हो गया, 2m1 हो गया है, दोनों मास डबल हो गया, ये 2m2 हो गया है। अब बोल रहा है बिटवीन देयर सेंटर एंड इज, और जो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स है, अब दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस, ये सेंटर है तो ये सेंटर के बीच में, तो दोनों के बीच में जो सेंटर पे डिफरेंस वो हो गया क्वाड्रपल्ड, मतलब 4 टाइम्स हो गया, मतलब ये r था इनिशियली, उसके बाद ये 4r हो गया। पूछ रहा है कि कितना, देन हाउ मेनी टाइम्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन दैम विल बी चेंज्ड, कितना चेंज होगा। तो अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो फोर्स, ये पहला इनिशियल मतलब फोर्स F1 ले लेते हैं, अब क्या बोल रहा है F2 ले लेते हैं, फाइनल पोजीशन, फाइनल केस क्या है। अब फोर्स इसका कैसे निकालेंगे, जी m1 क्या है, अब 2m1 हो गया है इंटू 2m2 हो गया है बाई आर स्क्वायर, तो आर अब रेडियस क्या है, ये रेडियस इनिशियली आर ही था, तब 4r स्क्वायर, तो 4r का होल स्क्वायर कर देंगे, तो F2 मेरे पास क्या आ जाएगा, जी ये 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 4gm1 m2 बाई 4 4 जा 16 आर स्क्वायर, अब ये कट जाएगा 4 4 4 जा 16, तो F2 इज इक्वल्स टू 1/4 gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ से देख सकते हैं कि gm1 m2 बाई आर स्क्वायर ये तो F1 ही है, तो यहाँ पर इसको फाइनली पुट कर देंगे, तो F2 इज इक्वल्स टू 1/4 F1 आया, मतलब ये 1/4 टाइम हो गया F1 का। ऐसा इसलिए क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग रेडियस बढ़ा दिए, रेडियस इनवर्स रिलेशन है, मतलब रेडियस बढ़ाएंगे तो दोनों के बीच में फोर्स घटेगा। रेडियस बढ़ाने में फोर्स, मतलब यहाँ पे हम ज़्यादा रेडियस बढ़ा रहे हैं, रेडियस ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो फोर्स दोनों के बीच में कम होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है कि मास को क्वाड्रपल्ड कर दिया है, मास को 4 टाइम्स कर दिया है, रेडियस को ट्वाइस कर दिया है, तब आंसर हम लोग का क्या आता, 4 F2 इज इक्वल्स टू 4 F1 आता। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि दो स्पेरिकल शेप का या तो स्पेयर है या तो सेल भी कर सकते हैं, ये दोनों का मास m है, मतलब मास दोनों का सेम है, लेकिन रेडियस में डिफरेंस, दैट इज इसका रेडियस r है, इसका रेडियस उसका आधा हो गया है, और दोनों के सेंटर से डिस्टेंस 3r/2 है, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम ये बताया अभी, फॉर्मूला कैसे काम आएगा। अगर मान लेते अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं भी दिया हुआ रहता तो क्या करते, ये r है ये r/2 है, दोनों को ऐड करते तो ये 3r/2, मतलब सेंटर टू सेंटर इसका डिस्टेंस पता चल गया, ठीक है। तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू gm1, दोनों का मास सेम है तो m इंटू m लिखेंगे, बाय रेडियस क्या है दोनों के बीच में 3r/2, सेंटर ऑफ, रेडियस नहीं बोलेंगे, रेडियस नहीं बोलना है, डिस्टेंस बोलना है, सेंटर ऑफ मास से दोनों का सेंटर से डिस्टेंस कितना है, रेडियस बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, रेडियस ही हुआ, सेंटर से बोलेंगे 3r/2 है, मतलब रेडियस r स्क्वायर होता है तो 3r/2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो फोर्स कितना आएगा, gm स्क्वायर बाई 3 9r स्क्वायर, और ऊपर 2 से अभी ऊपर 4 ऊपर चला जाएगा तो 4, दिस इज द आंसर फॉर दिस, फोर्स इज इक्वल्स टू 4gm स्क्वायर बाई 9r स्क्वायर। मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट वाज आस्क्ड आल्सो इन GMAIN 2022। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर मासेस, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट का मासेस, इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो सॉल्यूशन इसका क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट का सिमिलर मास है, m है, इसका भी m है, और दोनों के बीच में कोई सर्टेन डिस्टेंस है d ले लेते हैं, दोनों के बीच में सर्टेन डिस्टेंस है d, और दोनों के बीच में बोल रहा है फोर्स F लग रहा है, ठीक है, यहाँ तक बस ठीक है। एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर अट्रैक्ट्स ईच अदर विथ ए फोर्स F, ये F फोर्स लग रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 1/3 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू अदर ऑब्जेक्ट, अब m का 1/3 मास लेके दूसरा ऑब्जेक्ट को जोड़ दिए और इसमें से 1/3 मास घटा दिए तो बताइए नया फोर्स क्या लेगा। तो लेट द न्यू फोर्स बी F डैश। जैसे ये सब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको अच्छा से लिखा जाता है, इन कंपटीशन वगैरह जैसे जेईई मेन या नीट में हम लोग डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, लेट द न्यू फोर्स बी F डैश।
तो यहाँ करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। अब बोल क्या रहा है यहाँ पर m न्यू, अब यहाँ पे न्यू केस लेते हैं, तो यहाँ पर न्यू केस क्या हो जाएगा, अब m का जो है बोल रहा है इफ 1/3 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं दिस, इसका 1/3 मास लेते हैं, तो इसका 1/3 मतलब m/3 मास क्या किए, m/3 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू द अदर ऑब्जेक्ट। अब इसका जो है इसमें m/3 1/3 मास निकाल के इसमें जोड़ देते हैं, तो इसमें अगर हम जोड़ दिए तो क्या आएगा m प्लस, हम ये m/3 मास इसका हटा है, इसमें से क्या किए घटा है, और इसमें हम क्या किए हैं जोड़े, यहाँ पे प्लस लगा रहे हैं और यहाँ पर माइनस लगा दे रहे हैं, तो इसमें जोड़ दिए। तो इनिशियली फोर्स F था, अब देखते हैं क्या फाइनल फोर्स क्या आता है। ठीक है, अब m/3 इसमें ऐड करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे m प्लस m/3, ये कितना हो जाएगा 1 LCM 3, तो ये कितना आ जाएगा 4m आ जाएगा। और यहाँ पर देखें अब m में से m/3 घटा देंगे तो ये कितना आएगा 2m/3 आएगा। ठीक है, दोनों का मास पता चल गया, लिखेंगे 2m/3 लिखेंगे पहला बॉडी का मास, अनदर बॉडी का मास लिखेंगे 4m/3, और इन दोनों के बीच में कोई सर्टेन डिस्टेंस, यही d ही लेके चलेंगे, d डिस्टेंस है। अब दोनों के बीच में फोर्स निकालते, क्या रहा है फोर्स इक्वल्स टू g, m1 क्या है 2m/3 इंटू m2 क्या है यहाँ पर 4m/3 बाई डी स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर करके इनिशियली यहाँ ध्यान में रखना है, इनिशियली फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है, इनिशियली देखा जाए तो फोर्स यहाँ पर लग रहा है जी m इंटू एम मतलब m² बाय डी स्क्वायर, ये इनिशियल फोर्स लग रहा है। हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, एफ डैश फाइंड कर रहे हैं, दैट इज एफ डैश। तो ये कितना आएगा हमारा g, ये 4 2 जा 8, तो 8g और m इंटू एम m², और 3 इंटू 3 9 नीचे चला जाएगा तो 9d²। अब यहाँ देखें gm² बाई डी स्क्वायर, एफ डैश निकाले, gm² बाई डी स्क्वायर एक्चुअली में मेरा इनिशियल फोर्स है, तो एफ डैश इज इक्वल्स टू जी, यहाँ पे 8/9f आ जाएगा, तो यही मेरा आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये एफ डैश इज इक्वल्स टू 8/9f आएगा। अगर जी मेन में ऑप्शन दिया हुआ रहता है तो ऑप्शन आएगा 8/9f। So this is all about today, and in the next lecture I will discuss about the principle of superposition, and I will solve or we will solve many varieties of the question based on the simple superposition, principle of superposition। ठीक है, तो आज तक यहीं पर। और अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिले। थैंक यू।